हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग हायर एजुकेशन के एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू का अध्ययन करेंगे और ये एमसीक्यू और पीवाईक्यू की दूसरी क्लास है। इसके पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन जो है हायर एजुकेशन यानी उच्चतर शिक्षा से संबंधित कर लिया था। आज की क्लास में उसके बाद के 12-13 क्वेश्चन और भी हम लोग करेंगे, जिससे आप लोगों को पूरी तरह से आइडिया मिल जाएगा कि इस यूनिट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग को कौन कौन से टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़ लेना है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने का डर बिल्कुल ना रहे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि आज की क्लास में जो आगे के जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू हैं, इसके बाद फिर देखिए हम लोग किसी दूसरे यूनिट का एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व करें, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट जो है, कंटेंट वाला पार्ट मैंने आप लोगों को करवा दिया है। बाकी जो बचा हुआ है डीआई वाला बचा हुआ है, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें मैंने अभी छोड़ के रखी है। पहले हम लोग ये सब जो थ्योरेटिकल पार्ट वाले टॉपिक हैं इनको अच्छे तरीके से कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में डीआई और जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं क्लास करवा दूंगा और उसमें मैं एक तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से डीआई और रीजनिंग वाले क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से आपका 7-8 क्वेश्चन सही हो जाए। और डीआई में 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 4 क्वेश्चन आते हैं, कभी 3 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपका एक भी गलत ना हो, उस तरीके से आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं है। तो चलिए आज के सेशन का जो है क्वेश्चन हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए आज के सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि 12 क्वेश्चन इसके पहले हम लोगों ने कर लिए हैं, तो 13वें क्वेश्चन से आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखा जाए। हाँ देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कलकत्ता के हिंदू कॉलेज को बाद में निम्नलिखित नाम से नामकरण किया गया था। पिछली क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि अपने देश में सबसे पहले 1817 ईस्वी में कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें पारंपरिक तरीके से पढ़ाना लिखाना शुरू किया गया था। और ये कॉलेज किसके प्रयास से शुरू हुआ था? अपने देश के एक महान समाज सुधारक जो थे डॉक्टर राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, इन दोनों लोगों के प्रयास से ये कॉलेज शुरू किया गया था। बाद में इस कॉलेज को अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने अपने अंडर में ले लिया और इसका फिर नाम बदल दिया। नाम बदल के इसका क्या कर दिया गया था? प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया। उसके बाद फिर देखिए 2010 ईस्वी में इसको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से स्थापित कर दिया गया। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि कलकत्ता के हिंदू कॉलेज को निम्नलिखित में से किस नाम से बाद में नामकरण किया गया था। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? सुरेंद्र नाथ कॉलेज, राम मोहन राय कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो देखिए सुरेंद्र नाथ कॉलेज कोई दूसरा कॉलेज है, राम मोहन राय कॉलेज अलग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कॉलेज भी इसको बाद में यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में ले लिया गया था। तो ये यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज था, लेकिन बाद में 1855 ईस्वी में जो है ब्रिटेन की सरकार ने इसको जो है अपने अंडर में ले लिया और इसका नाम बदलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज रख दिया। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका देखिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए देख लेते हैं। अभी मैंने आप लोग को बता ही दिया कि आंसर डी होगा। हिंदू कॉलेज जिसे वर्तमान में कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में जाना जाता है। हिंदू कॉलेज की स्थापना देखिए 1817 ईस्वी में प्रबुद्ध भारतीयों और अंग्रेजों के एक समूह द्वारा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किया। यानी जिस समय इस कॉलेज की स्थापना की गई थी उस समय अपने देश में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे बंगाल प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में अपने अधिकार में ले लिया और 1857 ईस्वी में इसे नव स्थापित कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया गया। यानी पहले इसको अपने अंडर में ले लिया और फिर बाद में जब कलकत्ता विश्वविद्यालय बना तो उसको इसके अंडर में कर लिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था 1813 से 1823 ईस्वी था और यही इस कॉलेज के संरक्षक थे। 2010 ईस्वी में इस कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया।
यानी यह अब एक विश्वविद्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 यानी 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उसके बारे में क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि उसका अभिष्ट जो है सामाजिक विज्ञानों में अंतर विषयी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना था। फिर देखिए यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसका जो मकसद था किस चीज को प्रोत्साहित करना था, सामाजिक विज्ञान में अंतर विषयी अनुसंधान को, यानी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रोत्साहित करना था उस समय की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। कथन दूसरा देखिए क्या दिया गया है कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुसार ग्रामीण विश्वविद्यालयों का विचार अतर्कसंगत था। अब इन्हीं दोनों स्टेटमेंट के आधार पर यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमको सेलेक्ट करना है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, पहला कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, यानी कह रहा है कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। दूसरा देखिए क्या दे रहा है कि 1 and 2 आर फॉल्स, यानी कथन एक और दोनों असत्य हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखिए क्या दे रहा है कि कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। तीसरा स्टेटमेंट ये देखिए क्या दे रहा है, अगला ऑप्शन डी कि कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। आप देखिए इसमें पढ़ने के बाद हमको पता चल रहा है, जब मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बताया था तो उसमें दिया गया था कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है अपने देश में सामाजिक विज्ञान में अंतर विषयी रिसर्च को प्रोत्साहन देना था, रिसर्च को बढ़ावा देना था और अपने देश में उच्च शिक्षा को भी बेहतर बनाना था। तो इसके हिसाब से देखिए ये आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया गया है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुसार ग्रामीण विश्वविद्यालयों का जो विचार वो है इसमें लिखा गया है अतर्कसंगत था। तो यही चीज क्या होगी, ये अतर्कसंगत नहीं था बल्कि क्या था, तर्कसंगत था। यानी ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की बात हर शिक्षा नीति में की गई थी। सबसे पहले इसकी बात किसने की थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा आजादी के बाद भारत में ग्रामीण विश्वविद्यालय बनाने की बात कही गई थी। तो ये जो बात है वो क्या है, तर्कसंगत थी। तो इसके अनुसार देखिए हमारा क्या है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो राइट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग है। तो इस ऑप्शन में से देखिए हमारा क्या होगा कि पहला वाला देखिए नहीं होगा क्योंकि इसमें लिखा है कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। दूसरा लिखा है कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया है, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। तो ये देखिए क्या है, ये आपका राइट है। लास्ट दिया है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो ये भी आपका क्या होगा, रॉन्ग। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर सी है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 का अभिष्ट सामाजिक विज्ञानों में अंतर विषयी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना था। दूसरी बात, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुसार ग्रामीण विश्वविद्यालयों का विचार जो है तर्कसंगत था। तो इन दोनों से क्या पता चल रहा है कि कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किस किस कॉलेज से रिलेटेड थे, किस किस कॉलेज से संबंधित थे, एसोसिएटेड थे। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है कि एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई, यानी मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से संबंधित थे। दूसरा दिया गया है खालसा कॉलेज मुंबई से संबंधित थे। तीसरा दिया गया है मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद से संबंधित थे। चौथा दिया गया है सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई से संबंधित थे। और पांचवा दिया गया है फर्गुसन कॉलेज पुणे से संबंधित। यानी इसमें दिया गया है कि इन 5 कॉलेजों में से किन कॉलेज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है एसोसिएट थे, संबंधित थे। तो इसमें देखिए हमसे पूछा क्या गया है कि नीचे दी गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन, यानी किससे किससे रिलेटेड थे। तो
पहला देखिए ऑप्शन क्या दिया है, केवल ए बी और सी से। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बी सी और डी से, यानी पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है कि एल्फिंस्टन से, खालसा से और मिलिंद कॉलेज से संबंधित थे। दूसरे ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है कि खालसा कॉलेज मुंबई, मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद, सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई से रिलेटेड थे। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सी डी और ई से, यानी मिलिंद कॉलेज से, सिद्धार्थ कॉलेज से और फर्गुसन कॉलेज से। चौथा ऑप्शन दिया गया है ए डी एंड ई से, यानी इसमें दिया गया है कि एल्फिंस्टन कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज और फर्गुसन कॉलेज। तो देखिए ये चीज तो जो है बहुत ऐसे टॉपिक से पूछ ली गई है कि जिसमें भीमराव अंबेडकर जी किन किन कॉलेजों से रिलेटेड थे। तो इन कॉलेजों में देखिए भीमराव अंबेडकर जी जो है एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से रिलेटेड थे, खालसा कॉलेज मुंबई से भी रिलेटेड थे, मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद से भी रिलेटेड थे, सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई से भी रिलेटेड थे, जबकि फर्गुसन कॉलेज पुणे से रिलेटेड नहीं थे। यानी ऊपर की 4 कॉलेजों से ये रिलेटेड थे, संबंधित थे। तो अब देखिए हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, ए बी और सी, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, ओनली बी सी डी, यानी बी सी और डी। तो अभी मैंने क्या बताया कि ऊपर के 4 कॉलेज से वो रिलेटेड थे, तो इसके अनुसार देखिए क्या हो जाएगा, हमारा ये भी राइट होगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन राइट थे। इसका मतलब कि अगर किसी स्टूडेंट ने पहला ऑप्शन चुना होगा तो भी उसका क्वेश्चन राइट होगा, दूसरा चुना होगा तो भी। ठीक है, तो इसके अनुसार देखिए दूसरा भी राइट हो जाएगा। तीसरा देखिए नहीं होगा क्योंकि कह रहा है सी डी एंड ई, यानी ई जिसमें जिसमें होगा वो नहीं होगा, क्योंकि फर्गुसन कॉलेज पुणे से रिलेटेड नहीं थे। तो हमारा देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए भी होगा और बी भी होगा, दोनों होगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए जो ऑप्शन दिया गया है वो एग्जाम में रॉन्ग दे दिया गया था, तो जिसकी वजह से इसके 2 ऑप्शन होंगे। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन में आंसर ए और बी दोनों होगा। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निम्नलिखित कॉलेजों से संबंध था। पहला देखिए एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से संबंध था, फिर खालसा कॉलेज मुंबई से संबंध था, मिलिंद कॉलेज मुंबई से था, सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई से था। इसके अलावा वो कुछ वैश्विक विश्वविद्यालयों से भी रिलेटेड थे, जिसमें देखिए वो कोलंबिया विश्वविद्यालय से यूएसए से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड थे, फिर उसके बाद सिडेनहैम कॉलेज मुंबई से रिलेटेड थे, बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी से रिलेटेड थे, उसके अलावा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई आदि संस्थाओं से भी उनका संबंध रहा था। तो इतने विश्वविद्यालय से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संबंधित। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड यानी NEP 2020 से रिलेटेड है। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से शिक्षा के किन मौलिक सिद्धांतों को रेखांकित किया गया, यानी नई शिक्षा नीति जो लाई गई है, आई है, उसमें कौन कौन सी चीजों को मौलिक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है, दर्शाया गया है और उसको देखा गया है। तो देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है कि मौलिक अधिकार के रूप में उच्चतर शिक्षा। दूसरा देखिए क्या दिया गया है, बहुविषयिकता और समग्र शिक्षा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है देखिए उच्चतर शिक्षा के भाग के रूप में उत्कृष्ट अनुसंधान, शिक्षण और अधिगम में बहुभाषावाद को प्रोत्साहन, अन्य ज्ञान आयोग की स्थापना। इस प्रकार से इसमें 5 ऑप्शन दिए गए। तो देखिए इस ऑप्शन को देखने के बाद पता चल रहा है, नई शिक्षा नीति के बारे में मैंने जो क्लास कराई थी उसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि इस शिक्षा नीति में किन किन बातों पर जोर दिया गया। तो देखिए इसमें मौलिक अधिकार के रूप में उच्चतर शिक्षा की बात नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि कक्षा 8 तक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त में देने की बात कही गई है और उसको बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया गया है। यानी यह 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए है जो कक्षा 8 तक पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए हमारा नहीं होगा। दूसरा देखिए क्या दिया है, बहुविषयिकता और समग्र शिक्षा,
इसकी बात कही गई है। क्यों कही गई है? क्योंकि इसमें कहा गया है कि अब ये जो विषयों का बंटवारा है ये खत्म कर दिया जाएगा। जिस स्टूडेंट को जो भी विषय लेके पढ़ना है वो अपनी स्वेच्छा अनुसार विषय पढ़ सकता है, यानी बहुविषयकता और समग्र हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात कही गई है। तो ये देखिए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा गया है उच्चतर शिक्षा के भाग के रूप में उत्कृष्ट अनुसंधान, ये भी बात कही गई है। कहा गया है कि उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान को एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में देखा जाए, उसको प्रोत्साहन दिया जाए, ये बात कही गई है। फिर देखिए शिक्षण और अधिगम में बहुभाषावाद को प्रोत्साहन देने की बात, ये भी बात कही गई है। कहा गया है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में 3 भाषाओं का उपयोग किया जाए, एक मुख्य भाषा और 2 सहायक भाषाओं के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें देखिए शिक्षण अधिगम में बहुभाषावाद को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। अगला ऑप्शन देखिए अन्य ज्ञान आयोग की स्थापना, इसकी बात नहीं कही गई। ज्ञान आयोग की देखिए स्थापना की बात कही गई थी 2005 ईस्वी में, और इसमें इस तरह के किसी भी प्रकार के ज्ञान आयोग की स्थापना की बात नहीं की गई। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके अनुसार देखिए हमारा इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। पहला देखिए क्या दिया गया है, ए, बी और सी। तो हमारा देखिए जिसमें जिस ऑप्शन में ए और ई होगा वो ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। तो इसके आधार पे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए इसमें ए ऑप्शन दिया है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इन दोनों में ई ऑप्शन दिया गया है। एलिमिनेशन मेथड से आप देखिए किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको जो गलत क्वेश्चन है वो पता चल गया कि ये चीज गलत है, तो राइट ऑप्शन आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका भी उपयोग करना है कि जिसमें आपका रॉन्ग वाला है पहले उस ऑप्शन को देख लेंगे, उस ऑप्शन को तुरंत काट देंगे, जो बचा हुआ ऑप्शन रहेगा वो आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें मैंने क्या किया, पहला वाला रॉन्ग था इसलिए इसको काट दिया। ई नंबर जो है रॉन्ग था तो इन दोनों में ई है, इनको काट दिया। तो जो बचा क्या है, बी, सी और डी, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन है, आंसर बी। तो देखिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक सिद्धांतों को रखा गया। पहला क्या रखा गया है, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। दूसरा रखा गया है शिक्षा के भाग के रूप में उत्कृष्ट अनुसंधान। और तीसरा रखा गया है शिक्षण और अधिगम में बहुभाषावाद को प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि किस आयोग या समिति ने यह सिफारिश की थी कि जिन महाविद्यालयों की योजना साधारणतया पुरुषों के लिए बनाई गई थी उनमें महिलाओं के लिए साधारण सुविधाएं और मनुष्योचित जीवन की जरूरतें उपलब्ध कराई जानी चाहिए और महिलाओं के लिए अवसरों की कमी नहीं की जानी चाहिए। यानी इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि पुरुषों के लिए बनाए गए महाविद्यालयों में महिलाओं के लिए भी कॉमन फैसिलिटीज होनी चाहिए और उनके जीवन के लिए जो जरूरत की चीजें हैं, सुविधाएं हैं, वो भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। महिलाओं के लिए अवसरों की कमी नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, आपका क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है दुर्गाबाई देशमुख समिति 1959 में, कोठारी कमीशन 1964 से 66 ईस्वी में, भक्त वत्सलम समिति 1963 में और राधा कृष्णन आयोग 1948 में। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी समिति थी जिसने कहा था कि महाविद्यालयों में जो पुरुषों के लिए स्थापित किए गए हैं महिलाओं के लिए भी साधारण सुविधाएं होनी चाहिए और उनको उनके मनुष्य होने के नाते जो जो चीज़ों की जरूरत है वो भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। महिलाओं के लिए अवसरों की उपलब्धता भी होनी चाहिए। तो देखिए जो दुर्गाबाई देशमुख समिति थी इसका गठन किया गया था अपने देश में महिला शिक्षा की स्थिति का आकलन करने के लिए। अपने देश में महिला शिक्षा की क्या स्थिति है, इसकी कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसका अध्ययन करने के लिए इनका गठन किया गया था। इसके बाद देखिए दूसरा जो कोठारी आयोग था इसने कहा था कि अपने देश में बालक और बालिकाओं की शिक्षा में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं किया जाना चाहिए जबकि सबको एक समान शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद देखिए भक्त वत्सलम समिति ने भी अपने देश में महिला शिक्षा की जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसके
बारे में अध्ययन करने के लिए इसको गठित किया गया था। जो राधा कृष्णन आयोग है उसने कहा था कि अपने देश में जो भी महाविद्यालय पुरुषों के लिए स्थापित हैं उसमें महिलाओं के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए, महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय आज़ादी के बाद अपने देश में महिलाओं की शिक्षा की जो स्थिति थी वो बहुत ही पिछड़ी हुई थी। तो इनका कहना था कि अपने देश में महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ग्रामीण विश्वविद्यालयों को स्थापित किया जाना चाहिए और शिक्षा में नामांकन दर को बढ़ाना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है किसने कही थी? राधा कृष्णन आयोग ने। दुर्गाबाई देशमुख समिति ने नहीं की थी। कोठारी आयोग ने सबके लिए समान शिक्षा की वकालत की थी। भक्तवत्सल समिति ने भी नहीं की थी। तो आपके इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या दिया गया है कि राधा कृष्णन आयोग 1948 को भारतीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने ये सिफारिश की थी कि जिन महाविद्यालयों में पुरुषों के लिए योजना बनाई गई है उनमें महिलाओं के लिए भी समान सुविधाएं व योजनाएं बनाई जाएं तथा उनके लिए भी अवसरों की कमी नहीं की जानी चाहिए। यानी जो है राधा कृष्णन आयोग ने बात कही थी। 1958 में जो दुर्गाबाई देशमुख समिति गठित की गई थी उसने देखिए भारत में महिला शिक्षा की स्थिति और चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए जो है गठित किया गया था। अगली देखिए भक्तवत्सलम समिति जो है 1963 में ये भी अपने देश में महिलाओं की शिक्षा और शिक्षा में उनकी भागीदारी पर विशेष ध्यान देने के लिए इसको गठित किया गया था। और इस समिति ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिया था। यानी किस प्रकार से अपने देश में महिलाओं की शिक्षा और शिक्षा में उनकी भागीदारी को बेहतर किया जाए और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा को कैसे बढ़ावा जाए। कोठारी आयोग ने देखिए 1964 में गठन हुआ था। इसने सभी बच्चों के लिए चाहे वह लड़के हों या लड़कियां समान पाठ्यक्रम की सिफारिश की थी और यह सुनिश्चित किया था कि लड़कियों को विज्ञान, गणित और अन्य विषयों की शिक्षा मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार से इन समितियों ने अलग अलग सिफारिशें सरकार से की। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार रखें। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। आप देखिए इसमें फिर से एक बार भारत में स्थापित प्रमुख विश्वविद्यालयों के कालक्रम को पूछा जा रहा है, इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है कि BHU के बारे में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तीसरा ऑप्शन दिया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय और चौथा दिया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विद्यालय कब कब स्थापित किया गया था, इसके स्थापना के कालक्रमानुसार इसको सजाइए। तो सबसे पहले कौन सा स्थापित हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा हुआ था, इस तरह से हमको इनको अरेंज करना है। तो देखिए इसमें देखिए आपको देखने से पता चल रहा है कि सबसे जो पुरानी यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि जब अपने देश में 1857 के बाद विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी शुरू हुई तो सबसे पहले 3 विश्वविद्यालय बने थे। कौन कौन से बने थे? कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। उसके बाद देखिए चौथा नंबर जो विश्वविद्यालय था वो कौन था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसके बाद भी देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है अपने देश में इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले बना था। इसके बाद फिर देखिए जो है BHU की स्थापना देखिए 1916 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से। और उसके बाद देखिए मैंने बताया था आप लोग को विश्वविद्यालय वाले क्रम में कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो है 1922 ईस्वी में बना था। यानी हमको अपना देखिए इन ऑप्शंस में पहला ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये मिल गया, तो चौथा ऑटोमेटिक ये होगा। अब देखिए इन्हीं के अनुसार हम इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? CADB। दूसरा देखिए क्या गया कि ACDB। चौथा ऑप्शन दिया गया कि ADCB और इसमें देखिए क्या दिया गया? ACBD। अब देखिए मैंने आप लोग को बताया कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था सबसे पहले स्थापित हुआ, यानी सी नंबर ऑप्शन जिसमें पहले होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए इसमें सी नंबर पहला ऑप्शन नहीं है, नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा,
इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए सही सी ऑप्शन पहले है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यूनिवर्सिटी का जो स्थापना का क्रम है ये आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब देखिए इसका वही एक्सप्लेनेशन है कि सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बना, फिर बीएचयू 1916 में बना, दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में बना, और जवाहरलाल नेहरू जेएनयू जो है 1969 में आजादी के बाद। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये भी देखिए किससे रिलेटेड है, नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी से। देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें 2 कथन दिए गए हैं और हम लोग को उन्हीं कथनों के आधार पर इसमें सही उत्तर का चयन करना है। यानी कथन एक सही है कि 2 सही है कि दोनों सही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सब हमको चेक करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि यह कल्पना की गई कि सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे स्वायत्त बने और उनका अधिकार प्राप्त शासी मंडल बीओजी हो, यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर हो, और सभी शिक्षा संस्थानों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वे स्वायत्त बने, यानी स्वतंत्रता पूर्वक अपने जो भी कार्य हैं वो करें। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो संस्थागत विकास योजना की पूरी जिम्मेदारी शासी मंडल के सदस्यों की होगी। तो अब इसके अनुसार हमको ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए इसमें कल्पना यह की गई थी कि सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे स्वायत्त बने और उनका अधिकार जो है प्राप्त शासी मंडल बीओजी को होना चाहिए। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है, बीओजी जो है संस्थागत विकास योजना की पूरी जिम्मेदारी शासी मंडल के सदस्यों की होगी, ये बात सही नहीं है। ये पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की होती है। ठीक है, तो ये जो चीज होगी यहाँ क्या होगी, सरकार होगी, ना कि शासी मंडल के सदस्यों की हो। तो इसके आधार पर देखिए हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखिए क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, कथन 1 और कथन दोनों सही हैं, कथन 1 और कथन दोनों 2 गलत हैं, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, कथन 1 क्या है, गलत है, और कथन 2 सही। तो देखिए हमारा क्या, कथन 1 और 2 दोनों सही है, ये गलत है क्योंकि दोनों सही नहीं है। पहला सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, ये भी गलत। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, ये देखिए हमारा राइट है। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। देखिए नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई थी। यह सन 1986 में जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह पर लाई गई है। इसमें प्रावधान किया गया कि उच्च शिक्षा संस्थान स्वायत्त बने, उनका एक शासी मंडल बोर्ड ऑफ गवर्नर हो, लेकिन संस्थागत विकास की जो जिम्मेदारी है वो इनकी नहीं होगी बल्कि किसकी होगी, सरकार की होगी। यानी ये काम अपना स्वतंत्रता पूर्वक करेंगे, इनमें बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा, लेकिन संस्थागत विकास की जिम्मेदारी जो होगी वो इनकी न होगी बल्कि सरकार की होगी। तो देखिए हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-39 ने निम्न में से किस विषय पर जोर दिया था। यानी ये किससे रिलेटेड है, राधा कृष्णन आयोग। देखिए राधा कृष्णन आयोग कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विश्वविद्यालयों का क्रम जो है कितना इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कितनी इंपॉर्टेंट है, 1986 की जो शिक्षा नीति वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से देखिए बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, रिलीजियस धार्मिक शिक्षा पर, दूसरा दिया है पाठ्यचर्या में परिवर्तन पर, तीसरा दिया है महिला शिक्षा पर, चौथा दिया है ग्रामीण विश्वविद्यालयों पर, और पांचवा दिया है परीक्षा सुधारों पर। तो देखिए इन ऑप्शन को देखने से ही पता चल जा रहा है कि कोठारी आयोग ने किन किन चीजों पे सुझाव दिया था, हम लोगों ने उसको अध्ययन किया हुआ है। तो देखिए परीक्षा पे सुधारों के लिए उन्होंने सुझाव दिया था, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए सुझाव दिया था, महिला शिक्षा को बेहतर करने के लिए सुझाव दिया था,
पाठ्यचर्या में परिवर्तन करने के लिए सुझाव, लेकिन धार्मिक शिक्षा के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। तो अब देखिए हमारा इसमें से जो रॉन्ग है वो पता चल गया, यानी ए वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, बाकी 4 सही है। अब इसमें देखिए हम एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे तो हमारा राइट आंसर अपने आप मिल जाएगा, यानी जिन जिन ऑप्शन में ए होगा वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है कि ए, बी और सी, इसका मतलब ये रॉन्ग है। दूसरे में देखिए क्या दिया गया है, ए, सी और डी, ये भी देखिए रॉन्ग है। तीसरे में देखिए क्या दिया गया है, ए, डी और ये भी रॉन्ग, यानी जिसमें जिसमें ए होगा रॉन्ग हो जाएगा। तो डी में देखिए क्या दिया गया, बी, सी, डी और ये क्या हो जाएगा, राइट। तो देखिए इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही है कि 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग की जो नियुक्ति थी वो भारत की विश्वविद्यालय शिक्षा को बेहतर करना था और उसमें नए नए सुधारों को लागू करना था, और यह देश की भावी शिक्षा की आवश्यकताओं के लिए भी बहुत जरूरी था। तो इस आयोग ने देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार किन किन चीजों पर जोर दिया था, व्यावसायिक शिक्षा पर, पाठ्यक्रम में परिवर्तन पर, महिला शिक्षा पर, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना पर और परीक्षाओं में सुधार पर। धार्मिक शिक्षा के बारे में इन्होंने ऐसा कुछ सुझाव नहीं दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि साइमन आयोग यानी साइमन कमीशन ने शिक्षा संबंधी एक समिति गठित की थी और उसे निम्न में से क्या माना जाता है। यानी साइमन कमीशन जब अपने देश में आया था 1927-28 के समय, तो उसने शिक्षा से संबंधित एक कमेटी का गठन किया था। तो उस कमेटी का नाम क्या था। तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है, पहला ऑप्शन यूनिवर्सिटी कमेटी, दूसरा पूछा जा रहा है प्रोविंशियल कमेटी, प्रांतीय कमेटी, तीसरा पूछा जा रहा है सहायक समिति और चौथा पूछा जा रहा है संघीय समिति। तो देखिए 1927 ईस्वी में इस आयोग का गठन किया गया था इंग्लैंड में, और यह 1928 में अपने देश में आया था। तो इस आयोग के समय शिक्षा से संबंधित एक समिति का गठन किया गया था, और इस समिति को देखिए विश्वविद्यालय समिति नहीं कहा जाता था, प्रांतीय समिति नहीं कहा जाता था, संघीय समिति नहीं कहा जाता था, बल्कि सहायक समिति के नाम से इसको बुलाया जाता था। और इसका जो गठन था वो हार्टोंग समिति के नाम से किया गया था। इसी समिति को जो है सहायक समिति के नाम से भी जाना जाता है। यानी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइमन आयोग कमीशन ने शिक्षा संबंधी एक समिति गठित की थी, उसे प्राय देखिए हार्टोंग समिति या सहायक समिति के नाम से जाना जाता था। साइमन कमीशन का गठन देखिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में किया गया था, और इस आयोग में 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया। यानी भारत में किस प्रकार से संवैधानिक सुधार किए जाने चाहिए इसका उनको अध्ययन करना था, स्टडी करना था। और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को यह भारत आया था। भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और जमकर इसका विरोध किया था। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि इसी का विरोध करते समय अपने देश के एक प्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय का क्या हो गया था, देहांत हो गया। इन्होंने इसका विरोध किया था और विरोध में इनको लाठियों से पीटा गया था, जिसके बाद वो बीमार हो गए और बीमार होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इस आयोग को श्वेत आयोग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि इसके जितने भी सदस्य थे सब अंग्रेज थे, तो इसके वजह से भारत में इसका विरोध किया गया। तो इसमें देखिए हमारा राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को कार्यान्वित करने का विरोध किया था। यानी भारत में जो पाश्चात्य शिक्षा है, पश्चिमी शिक्षा है, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा है, उसका विरोध किसने किया था लागू करने। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिए। पहला दिया गया विलियम एडम, दूसरा दिया गया है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा दिया गया है मिसेज एनी बेसेंट यानी श्रीमती एनी बेसेंट, और चौथा दिया गया है बीएल राइस। तो देखिए भारत में पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में विलियम एडम भी थे, लॉर्ड कैनिंग भी थे, बीएल राइस भी थे, श्रीमती एनी बेसेंट नहीं थी। उन्होंने कहा था कि भारतीयों को भारतीय तरीके से
शिक्षा प्रदान की जाए, न कि पाश्चात्य शिक्षा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। यानी ये लोग क्या थे, समर्थक थे, ये समर्थक नहीं। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। यानी एनी बेसेंट ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को कार्यान्वित करने का विरोध किया था। इन्होंने भारत में देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन किया था और उसके सदस्य एवं एक राष्ट्रवादी के रूप में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की उन्होंने वकालत की थी। उन्होंने भारतीय संस्कृति की बड़ाई की, आध्यात्मिकता की बड़ाई की और उन्होंने भारत में प्राच्य शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद देने के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का विरोध। यानी इन्होंने कहा कि भारत में प्राच्य शिक्षा प्रणाली को अपनाया जाए, न कि पाश्चात्य। प्राच्य का मतलब कि भारत की जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है, प्राचीन विधि है, उसका उपयोग किया जाए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया? देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले सीरीज में क्वेश्चन का जो वीडियो था उसको देखा था, हम लोगों उसमें किया था। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल में लाया गया था। तो देखिए ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है, मैंने आप लोग को बताया था कि थॉमस रैले की अध्यक्षता में गठित किया गया था और उस समय अपने देश में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। और लॉर्ड कर्जन ने ही अपने देश में देखिए बंगाल का विभाजन भी किया था। तो इस क्वेश्चन को देखने से इसका आंसर अपने आप पता चल जाएगा अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा हुआ है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया गया लॉर्ड वेलेस्ली, एक रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था ही नहीं उस समय। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था, ये होगा राइट। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का नहीं होगा। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी। ये विद्यालय देखिए 1904 में लॉर्ड कर्जन के काल में पारित किया गया था। 21 मार्च 1904 को इसको लागू कर दिया गया था। यह अधिनियम देखिए भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। इसने सभी विश्वविद्यालयों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने का काम किया। यानी भारत में जितने भी विश्वविद्यालय थे, इसने उसको ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने के लिए कार्य किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 विश्वविद्यालयों को अपनी निजी शिक्षण पद्धतियों और अन्य गतिविधियों को संचालित करने की शक्ति भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये काम इसने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1902 में हैमिल्टन को तार भेजकर निम्नलिखित में से किसने 6 अस्थायी सदस्यों वाला भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव किया था। यानी इनमें से किस व्यक्ति ने हैमिल्टन को तार भेजकर यानी खत लिखकर भारत में 6 सदस्यीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त करने की बात कही थी? और कब कही थी ये बात उन्होंने? 1902 में। तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है कौन से लोगों ने किया था। तो देखिए पहला क्या लिखा गया, एसएच वुड। दूसरा दिया गया है एबॉट, एबॉट। तीसरा दिया गया है लॉर्ड कर्जन। चौथा दिया गया है लॉर्ड मैकाले। तो देखिए 1902 में मैकाले भी नहीं थे, एबॉट भी नहीं थे, एचएस वुड 1854 में थे। 1902 में किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन्होंने ही हैमिल्टन को पत्र भेजकर 6 अस्थायी सदस्यों वाले एक भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को नियुक्त करने का प्रस्ताव किया। और यह भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम देखिए 1904 को पारित भी हो गया था। और इसमें देखिए जो है कई सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था। इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि कौन कौन से भारतीय सदस्य शामिल थे। पिछले की जो क्वेश्चन वाली सीरीज थी उसमें इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, अब देखिए आज के इस क्लास के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में कि इसमें किन किन महापुरुषों ने शिक्षा प्राप्त की थी, कौन कौन से महापुरुष तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला में प्राप्त की थी। तो इसमें देखिए कौन कौन से लोगों के बारे में दिया गया है। श्री चैतन्य, पाणिनि, नागार्जुन, चाणक्य। इसमें देखिए किन किन लोगों ने जो है तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, ए और सी। दूसरा देखिए दिया गया है बी, सी और डी। तीसरा दिया गया है देखिए केवल ए, बी और सी।
और चौथा ऑप्शन दिया गया है केवल बी और डी। देखिए मैंने प्रातः में आप लोग को बताया था कि चैतन्य जो थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के समय में नहीं थे, नागार्जुन भी नहीं थे। उस समय इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्वानों में कौन थे? पाणिनि थे और कौटिल्य यानी चाणक्य थे। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार, जिसमें हमारा ऑप्शन बी और डी होगा वो राइट होगा। तो देखिए बी, इसमें बी और डी है लेकिन इसके साथ सी है इसलिए रॉन्ग होगा, इसमें केवल बी है ये रॉन्ग होगा, इसमें ए और सी रॉन्ग होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी, यानी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, देख लेते हैं। ऑप्शन आंसर डी होगा। तक्षशिला देखिए प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वर्तमान में देखिए यह एक खंडहर के रूप में पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है और यह एक पुरातात्विक स्थल है। यूनेस्को के द्वारा 1980 में इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि और चाणक्य ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी तथा प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान भी 405 ईस्वी में यहाँ पर आकर अपनी यात्रा की। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की सीरीज में हम लोगों ने 13 क्वेश्चंस का और भी प्रैक्टिस किया, उसको सॉल्व किया एक्सप्लेनेशन के साथ, और इस प्रकार कुल मिलाकर हम लोगों ने हायर एजुकेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन का जो है अध्ययन किया, उसको सॉल्व किया, उसकी प्रैक्टिस की। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में भी आई होंगी और आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि आप लोगों को हायर एजुकेशन में किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है, जिससे आप इसमें आने वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखा जाए। इसके बाद की क्लास में मैं किसी दूसरे यूनिट से रिलेटेड एमसीक्यू और पीवाईक्यू को आपके सामने लेकर उपस्थित। ठीक, और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।